यहाँ पे जो उपकरण है ये एक संक्रमण काल का हंटिंग एज भी है और खाद्य संग्राहक के रूप में भी है, कृषि की भी जानकारी है, लेकिन कृषि कर नहीं रहा है। ध्यान रखना, इसको हम लोग कहते हैं खाद्य संग्राहक अवस्था। हंटिंग एज भी है, लेकिन जो उपकरण हैं वो छोटे छोटे हैं। पत्थर के जो उपकरण हैं शिकार करने वाले औजार जो हैं पत्थर के, वह छोटे छोटे हैं। कृषि की ओर आकृष्ट हो रहा है, कर नहीं रहा है, लेकिन उधर ध्यान गया है। इस एज में पत्थर के उपकरण छोटे छोटे हैं, त्रिभुजाकार हैं, चक्राकार हैं, समलंब के आकार के भी हैं। आगे हम लोग इस पे आएंगे। नियोलिथिक एज में अब यहाँ पे कृषि करने लगा है। यहाँ उपकरण अभी भी हैं उसके पास, जो पत्थर के उपकरण हैं उन पर पेंट किया गया है और काफी छोटे छोटे उपकरण मिले हैं। इस टाइम के छोटे उपकरण मिलने के कई कारण माने जाते हैं। भूगोल के रेफरेंस से जब हम लोग इस इरा में आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने के साक्ष्य मिलते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से छोटे छोटे जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई। छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारने के लिए छोटे उपकरण चाहिए होते थे, धारदार चाहिए होते थे, और उन पे डिजाइन भी बनी थी, जैसे खरगोश आदि को फेंक के मारा जा सके, इस टाइप का कुछ एक उपकरण मिला है। इस टाइप से जब फेंक के मारेंगे कोई ना कोई कोना जरूर लगेगा और उससे वो लोग शिकार कर लेते थे, ऐसा माना जाता है। ठीक, कृषि करने लगे। यहाँ पर कृषि होने लगी, इसलिए इस इरा को नवपाषाण काल को रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी जाती है। कृषि होने से हुआ क्या, क्यों इसे एक क्रांति की संज्ञा दी जाती है? कृषि होने से मानव बस्तियां बसने लगी, यानी गांव का विकास हुआ। अभी तक जो मानव बिल्कुल पशुवत जीवन था, वो एक सामाजिक दायरे यानी सामाजिकता का विकास होने लगा, समूह में रहने लगा। कृषि के भंडार होने लगे, तो यहाँ पे कृषि होने लगी। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सवाल आता है कि कृषि के साक्ष्य सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ कहाँ मिले, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज करें। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य 3 जगह से मिले। लहुरा देव, बड़ा अच्छा सवाल आता है, ध्यान से सुने, नोट भी कर लें। लहुरा देव, मेहरगढ़, और तीसरा है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा, तीनों जगह से कृषि के साक्ष्य मिले। लेकिन यदि सवाल पूछा जाए तो सबसे पहले आप इसे टिक करेंगे, उसके बाद इसका नंबर आता है और उसके बाद इसका नंबर आता है। लहुरा देव कहाँ पे है, मेहरगढ़ कहाँ पे है, कोल्डिहवा कहाँ है, ये भी हम लोग देखते हैं। लहुरा देव संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, और कोल्डिहवा प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है।
इसलिए जब यूपी पीसीएस का पेपर होता है तो अक्सर यहाँ से सवाल आता है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में बड़े दो स्थल हैं जहाँ से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। यदि विकल्प में तीनों हो तो आप लहुरादेव करेंगे। ध्यान से सुन ले, सवाल आता है बहुत और बहुत गलत होता है। यदि विकल्प में मेहरगढ़ और कोल्डीवा है तो आप मेहरगढ़ करेंगे, और केवल विकल्प में कोल्डीवा है तो कोल्डीवा करेंगे। तीनों हैं तो लहुरादेव करेंगे। कालक्रम के अनुसार पहले यहां मिला, फिर यहां मिला, फिर यहां मिला, इसलिए तीनों जगह कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कृषि के साक्ष्य उक्त तीनों जगहों पर मिले हैं। पर जैसा सवाल हो वैसा आप उत्तर देंगे। केवल कोल्डीवा है तो कोल्डीवा भी उत्तर है, मेहरगढ़ अकेले है तो मेहरगढ़ भी उत्तर है, लहुरादेव है लहुरादेव भी उत्तर है, तीनों हैं तो फिर लहुरादेव है, मेहरगढ़ और लहुरादेव तो भी लहुरागढ़ है। क्रोनोलॉजी, पहला उत्तर ये है, फिर ये और फिर ये, मिले तीनों जगह हैं। तो कई तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। तीन तो वही हो गए, कहाँ मिले, 1 2 3, फिर 2 2 2, यानी 6 प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। उत्तर जैसा सवाल हो वैसा आप देंगे। कोई प्रॉब्लम हो, समझने में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, तो मैं आपको और अच्छे समझा दूंगा। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं पाषाण काल का हल्का सा डिवीजन। पाषाण काल का, पूरा पाषाण काल का, चूंकि ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, 4,90,000 साल का है, इसलिए पूरा पाषाण काल को फिर 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, 1 2 3। इसमें निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और उच्च पूरा पाषाण। टाइम पीरियड के हिसाब से अगर आप इसे देखें तो यह है 5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व तक। मध्य पूरा पाषाण काल है 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व तक। और उच्च पूरा पाषाण काल है 40,000 से लेकर के 10,000। ठीक, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने में, लेकिन सवाल बड़ा इजी आता है। एक बार भी गो थ्रू हो गए तो आपका सवाल सही हो जाएगा। इसमें जो बढ़िया सवाल आता है वो ये है, इस कालखंड को कोर संस्कृति का, इसमें कोर संस्कृति का विकास हुआ, इसमें फलक संस्कृति का विकास हुआ, और यहां पर ब्लेड संस्कृति का विकास हुआ। यहां पे सवाल आता है, ये कोर, फलक, ब्लेड, ये सब
कल्चर के नामकरण कैसे हुए। एक्चुअली ये हथियारों की डिजाइन के बेसिस पे नाम दिए गए, जैसे कोर क्या है, फलक क्या है, ब्लेड क्या है। तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं कि कोर, फलक और ब्लेड क्या है। एक्चुअली जैसे कोई ये नदी बह रही है, ठीक, और पत्थर यहां से लुढ़का, कोई बड़ा सा पत्थर, ये लुढ़कते 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 जब आया तो देखेंगे धीरे धीरे ये गोल होता जाएगा। आप समझ सकते हैं, ये पानी के फ्लो में ये लुढ़कते 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 ये कुछ कुछ गोल, मतलब इसके किनारे एकदम से डैमेज हो जाएंगे, थोड़े से ब्लंट हो जाएंगे और ये गोल हो जाएगा। जब इस गोल पत्थर को तोड़ा जाता है, इसको चोट देकर के जब इसे हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये कुछ कुछ इस टाइप से टूटेगा। इसका बीच का जो पार्ट है तो कई दफे ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, है ना, ऐसे ऐसे कुछ इस टाइप से ये टूटता है, जिसमें जो ये पार्ट है इसमें जो ये बीच वाला हिस्सा है इसे कहते हैं कोर, और जो किनारे से ये निकले ये है फलक। जब कोई हथियार इस कोर वाले से बनाया गया तो इस एज में जो हथियार बनाए गए वो कोर वाले पत्थर से बनाए गए। ऐसा किया क्यों गया? ये कोर ज्यादा हार्ड है, ये कोर बहुत सख्त है फलक की तुलना में, इसलिए इस समय जो हथियार बनाए गए वो बहुत मजबूत और थोड़े से बड़ी साइज के बनाए गए, इसलिए इसको कोर संस्कृति कह दिया गया। जब इन फलकों से, ये फलक है, ये फलक है, ये फलक है, इन फलकों से जब हथियार बनाए गए दिस टाइम पीरियड में, तो उसे हमने फलक संस्कृति कह दिया गया। ब्लेड क्या है? ब्लेड थोड़ा सा और धारदार, हथियारों में जब धार देने की बात आई, जैसे काटने के लिए, खुरचने के लिए, तो उसे हमने ब्लेड संस्कृति, इन्हीं फलकों से ब्लेड भी बनाए, उसे ब्लेड संस्कृति, पतले पत्थर से धारदार, तो ब्लेड संस्कृति कह दिया गया। एक और बहुत बढ़िया सवाल आता है कि ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस का उद्भव किस कालखंड में माना जाता है? होमो सेपियंस का उद्भव इस कालखंड में माना जाता है, उच्च पुरापाषाण काल में, क्योंकि जो होमो सेपियंस का है वो टाइम पीरियड 30,000 वर्ष पुराना है, तो ये इसी कालखंड में सेट होता है। इसलिए होमो सेपियंस जब भी पूछा जाए तो आप उच्च पुरापाषाण काल टिक करेंगे, कतई रटने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट की चीज है। अभी तक जितनी बात करी हमें नहीं लगता कहीं आपको बहुत रटना पड़े, एक बात समझ के सुन लें, नोट कर लें, सवाल सही हो जाएगा। होमो सेपियंस वाला सवाल आता है और बहुत गलत होता है यार, रट लेते लोग उच्च पुरापाषाण काल, पूरा सीन क्लियर नहीं है कि इतिहास को हमने 3 कालखंड में बांटा, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहा गया, पाषाण काल को फिर हमने 3 भागों में बांटा, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पाषाण काल। पुरापाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा जाता है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। सारा विभाजन समय पे है, सारा विभाजन टाइम के बेसिस पे है। और फलक संस्कृति, कोर संस्कृति, ब्लेड संस्कृति क्या है ये भी हम लोगों ने समझा। और इसी में आगे थोड़ा सा सवाल आते हैं, चापर चॉपिंग संस्कृति, जोरवे संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति, तो इन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए और इसको शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए।
कमेंट ज़रूर करिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा है तो वो एप्रिसिएशन होगा, उत्साहवर्धन होगा। अगर आप नेगेटिव कमेंट करेंगे तो हमें अपने आप को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।